तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द ट्विलाइट सागा 6 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन मूवी रहने वाली है अपकमिंग ट्विलाइट सागा की, जो कि एक तरह से सुपर डुपर हिट रहने वाली है। इससे पहले हमें तकरीबन कई मूवीज सीरीज इस पर देखने को मिल चुकी हैं। टोटल बात कर ले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की इस मूवी की, यानी इस फ्रेंचाइजी के बारे में, तो वो 4 बिलियन के भी पार जा चुकी हैं। यानी सुपर डुपर ये फ्रेंचाइजी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, इसके नए पार्ट के बारे में, जो कि 2026 में हमें देखने को मिलने वाला है। तो मैं आगे इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। एक अमेरिकी वैम्पायर रोमांटिक फैंटेसी फिल्म है जिसका निर्देशन बिल कॉन्डन ने किया है और इसकी पटकथा मेलिसा रोसेनबर्ग ने 2008 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। ये द ट्वाइलाइट सागा फिल्म श्रृंखला की 5वीं और अंतिम कड़ी है। फिल्म में क्रिस्टन स्टीवर्ट, रॉबर्ट पैटिंसन और टेलर लॉटनर ने पिछली फिल्मों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। साथ ही बिली बर्ग, पीटर फैसिनेली, एलिजाबेथ रीसर, केलन लुट्स, निकी रीड, जैक्सन रथबोन, एशले ग्रीन, माइकल शीन और डकोटा फैनिंग जैसे अन्य कलाकार भी शामिल हैं। फिल्म में बेला, जो अब एक वैम्पायर है, कलिंस, वेयरवुल्फ और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर वोल्तुरी का सामना करती है, जो उसके आधे इंसान आधे वैम्पायर बच्चे को एक संभावित खतरे के रूप में देखते हैं। समिट एंटरटेनमेंट ने 10 जून 2010 को घोषणा की कि ब्रेकिंग डॉन को 2 भागों वाली फिल्म में रूपांतरित किया जाएगा। दोनों भागों की मुख्य शूटिंग 1 नवंबर 2010 को शुरू हुई और 22 अप्रैल 2011 को समाप्त हुई। दूसरे भाग की शूटिंग बैटन रूज, न्यू ऑरलियंस और वैंकूवर में की गई थी। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2 का प्रीमियर 12 नवंबर 2012 को लॉस एंजलिस के नोकिया थिएटर में हुआ और 16 नवंबर को समिट एंटरटेनमेंट द्वारा इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसने $868 मिलियन की कमाई की, जिससे ये 2012 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म और श्रृंखला की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म को 33वें गोल्डन रैस्बेरी पुरस्कारों में 11 नामांकन प्राप्त हुए और इसने 7 पुरस्कार जीते, जिनमें सबसे खराब फिल्म का पुरस्कार भी शामिल है। कथानक: ये फिल्म पिछली फिल्म की घटनाओं से आगे बढ़ती है, जहां बेला, जिसने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है, अपने मानव से पिशाच में परिवर्तित होने की प्रक्रिया से जागती है। उसके पिशाच पति एडवर्ड कैलन द्वारा खून की प्यास को शांत करने में मदद करने के बाद बेला को उनकी बेटी रेनेज़मी से मिलवाया जाता है। कैलन परिवार के बाकी सदस्य और बेला का वेयरवुल्फ दोस्त जैकब आसपास ही रहते हैं, और जब जैकब रेनेज़मी के प्रति अधिकार जताने लगता है तो बेला को पता चलता है कि जैकब उस पर इम्प्रिंट हो गया है, जो वेयरवुल्फ की एक ऐसी घटना है जो जैकब और रेनेज़मी को आत्मिक साथी बना देती है। इसी बीच बेला के पिता चार्ली बेला के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए कलिंस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कलिंस परिवार के मुखिया और डॉक्टर कार्लिसले ने घोषणा की है कि अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए उन्हें वॉशिंगटन के फोर्क्स शहर को छोड़ना हो। रेनेज़मी को खोने के डर से बेताब जैकब चार्ली से मिलने जाता है और उसे बताता है कि बेला जिंदा है। वह अस्पष्ट रूप से बताता है कि बेला रूप बदल चुकी है और चार्ली को और सवाल पूछने से रोकने के लिए अपना भेड़िया रूप दिखा देता है। चार्ली बेला को देखने और रेनेज़मी से मिलने के लिए केलन के घर जाता है। वह स्वीकार करता है कि बेला अब ठीक हो गई है, लेकिन किसी तरह बदल गई है। हालांकि उसे नहीं पता कि क्या बदलाव आया है या रेनेज़मी कहां से आई है। वह बस इतना मान लेता है कि बेला गोद ली हुई है। कई महीने बीत जाते हैं और कार्लिसले रेनेज़मी के तेजी से बढ़ते विकास पर नजर रखता है। वैम्पायर इरीना जंगल में रेनेज़मी को देखती है और गलती से उसे अमर बच्ची समझ लेती है, एक प्रकार की वैम्पायर जो बचपन में ही वैम्पायर में बदल जाती है और जिसे समझाया या प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। वह अनियंत्रित रूप से मनुष्यों का खून चूसती है। ऐसे बच्चों का निर्माण वैम्पायरों के सरदार वोल्तुरी द्वारा गैर कानूनी घोषित है, और जो भी ऐसे बच्चे के साथ पकड़ा जाता है उसे मौके पर ही मार दिया जाता है। इरीना इस कथित अपराध की सूचना वोल्तुरी को देती है,
एडवर्ड की बहन एलिस, जो भविष्य की झलकियां देख सकती है, को वोल्तुरी और इरीना द्वारा कलेंस को मारने के लिए आने का एक दृश्य दिखाई देता है, जिसके बाद वह दूसरों को निर्देश देती है कि वे अधिक से अधिक गवाहों को इकट्ठा करें, ताकि ये गवाही दी जा सके कि रेनेज़्मी एक अमर बच्ची नहीं है। वोल्तुरी द्वारा तेजी से सजाए दिए जाने के साथ ही कलेंस और उनके वेयरवुल्फ सहयोगी संभावित युद्ध की तैयारी में जुट जाते हैं। बेला को जल्द ही एहसास होता है कि उसके पास एक विशेष क्षमता है, एक शक्तिशाली मानसिक कवच, जिसने उसे एडवर्ड के मन पड़ने से तब भी बचाया था जब वो इंसान थी, और जिसे उसे सिखाया जाता है कि वो दूसरों को पिशाचों की महाशक्तियों से बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। वोल्ट्री की सेना एरो के नेतृत्व में फोर्क्स पहुंचती है। एरो लोगों के मन को छूकर पढ़ सकता है। कलेंस को उनके गवाहों और सहयोगियों के साथ देखकर वोल्ट्री हिचकिचाते हैं। कलेंस एरो को यह साबित करने में सक्षम होते हैं कि रेनेज़्मी अमर बच्ची नहीं है। हालांकि वोल्तुरी कुलेन परिवार को अपने अधीन करने और उनके प्रतिभाशाली सदस्यों को जबरन भर्ती करने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए वे कुलेन परिवार को युद्ध के लिए उकसाने की गलती के लिए इरीना को तुरंत मौत की सजा दे देते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए, एलिस समय पर आकर एरो को भविष्य की अपनी दृष्टि दिखाती है कि अगर युद्ध होता है तो क्या होगा। एलिस के भयानक सपने में कार्लिस्ले, आरो और दोनों पक्षों के कई अन्य लोग मारे जाते हैं, जिनमें अन्य वोल्तुरी, कलेंस और वेयरवुल्फ शामिल हैं। आरो सपने से डरा हुआ होने के बावजूद रेनेज़्मी को मारना चाहता है, क्योंकि वह पिशाचों के रहस्य के लिए खतरा हो सकती है। एलिस अपने आखिरी गवाह का खुलासा करती है, जो दक्षिण अमेरिका का एक मापुचे व्यक्ति है और रेनेज़्मी की तरह ही आधा इंसान और आधा पिशाच है। वह साबित करता है कि वह कोई खतरा नहीं है, जिससे ये बात पुष्ट होती है कि रेनेज़्मी भी कोई खतरा नहीं है। वोल्तुरी दुखी होकर चले जाते हैं और आरो ये निष्कर्ष निकालता है कि आज कोई लड़ाई नहीं होगी। कलन के घर लौटने पर एलिस को भविष्य की एक झलक दिखाई देती है, जिसमें वह एडवर्ड और बेला को धूप से जगमगाते समुद्र तट पर जैकब और पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी रेनेज़्मी का स्वागत करते हुए देखती है। एडवर्ड एलिस के मन की बात समझ जाता है और ये जानकर राहत महसूस करता है कि रेनेज़्मी की रक्षा के लिए जैकब उसके साथ है। अपने पसंदीदा घास के मैदान में अकेले बेला अपने मानसिक अवरोध को हटा देती है और अंततः एडवर्ड्स को अपने मन की बात कहने देती है। उसे एक मोन्टाज के माध्यम से उनके द्वारा साथ बिताए गए हर पल को दिखाती है। बेला के ये कहने के बाद कि किसी ने भी किसी से उतना प्यार नहीं किया जितना मैं तुमसे करती हूं, वे एक दूसरे को चूमते हैं और एडवर्ड रोमांटिक अंदाज में जवाब देता है, एक अपवाद है। ढालना मुख्य लेख। ट्वाइलाइट के कलाकारों की सूची और ट्वाइलाइट के पात्रों की सूची बेला कुलेन नीस्वान के रूप में, क्रिस्टन स्टीवर्ट रॉबर्ट पैटिंसन, एडवर्ड कलन के रूप में, टेलर लॉटनर जैकब ब्लैक के रूप में, मैकेंजी फॉय रेनेज़्मी कुलेन के रूप में, एशले ग्रीन ने एलिस कुलेन की भूमिका निभाई, जैस्पर हेल के रूप में जैक्सन रथबोन, पीटर फैसिनेली कार्लिस्ले कुलेन के रूप में, एलिजाबेथ रीसर एस्मे कुलेन के रूप में, केलन लुड्स ने एमेट कुलेन की भूमिका निभाई, निक्की रीड ने रोसैली हेल की भूमिका निभाई, चार्ली स्वान के रूप में बिली बर्क माइकल शीन, एरो के रूप में जेमी कैम्पबेल बोवर ने कैयस की भूमिका निभाई, जेन के रूप में डकोटा फैनिंग, मार्कस के रूप में क्रिस्टोफर हेर्डाहल, कैमरन ब्राइट, एलेक के रूप में केसी लाबो, केट के रूप में मायना बुरिंग ने तान्या का किरदार निभाया, मैगी ग्रेस इरीना के रूप में, ली पेस गैरेट के रूप में, क्रिश्चियन कैमार्गो एलिजर के रूप में, मिया मास्ट्रो कार्मेन के रूप में, नोएल फिशर व्लादिमीर के रूप में, गुरी वेनबर्ग स्टेफन के रूप में, जो एंडरसन ने एलिस्टेयर की भूमिका निभाई, एंजेला सराफियान ने टिया का किरदार निभाया, रामी मालेक बेंजामिन के रूप में, डैनियल कडमोर फेलिक्स के रूप में, जुडिथ शेकोनी जाफरीना के रूप में, ट्रेसी हैगिन्स सेना के रूप में, चार्ली बेवली ने डेमेट्री की भूमिका निभाई, जेडी पार्डो नाहवेल के रूप में, हुइलन के रूप में मरीसा क्विन, बूबू स्टीवर्ट ने सेट क्लियरवाटर की भूमिका निभाई, जूलिया जोन्स ने ली क्लियरवाटर की भूमिका निभाई,
एलेक्स राइस सू क्लियरवाटर के रूप में, वेंडेल पियर्स जे जेंक्स के रूप में, सैंटियागो के रूप में लतीफ क्राउडर, एंड्रिया पावल साशा के रूप में, बिली वैगनसेलर वसीली के रूप में, टोनी ट्रक्स मैरी के रूप में, एंड्रिया गैब्रियल केबी के रूप में, चास्के स्पेंसर सैम उले के रूप में, उमर मेटवाली ने अमून की भूमिका निभाई वेलोरी करी शार्लोट के रूप में, मार्लन बांस मैगी के रूप में, पीटर के रूप में एरिक ओडोम, लीसा हॉवर्ड ने सियोभान की भूमिका निभाई रैंडल के रूप में, बिल टेंगराडी पैट्रिक ब्रेनन ने लियाम की भूमिका निभाई हेनरी के रूप में, अमाडू ली जेनल फ्रोहेलिच येवेट के रूप में, तोशिरो के रूप में मसामी कोसाका, ग्राजी नून्स वुल्फ ग्राजी के रूप में, पिछली फिल्मों के गिल बर्मिंघम, सारा क्लार्क, माइकल वेल्च, अन्ना केंड्रिक, क्रिश्चियन सेराटो, जस्टिन चोन, कैम गिगांडेट, एडी गैथेगी, रैशल लेफेवरे, कियोवा गॉर्डन, टाइसन हाउसमैन, एलेक्स मिराज, ब्रॉन्सन पेलेटियर, ग्राहम ग्रीन, टिंसल कोरी, एलेक्स राइस, जेवियर सैमुअल, जोडेले फर्लैंड, ब्राइस डेलस हॉवर्ड और कैरोलिना विर्गुएज प्री क्रेडिट मोन्टाज के दौरान आर्काइवल कैमियो अपीयरेंस देते हैं, जिसमें स्टीव काजी दूसरी आवाज के रूप में क्रिस्टीना पेरी के अ थाउजेंड ईयर्स का युगल संस्करण प्रस्तुत किया गया है। उत्पादन ये भी देखें द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन भाग 1। निर्माण विकास 10 जून 2010 को समिट एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि उपन्यास ब्रेकिंग डॉन का 2 भाग वाला रूपांतरण नवंबर में फिल्मांकन शुरू करेगा और यह स्पष्ट किया कि सभी प्रमुख अभिनेता दोनों भागों के लिए वापस आएंगे। पूर्व उत्पादन अगस्त 2010 तक पटकथा लेखिका मेलिसा रोजनबर्ग ने बताया कि भाग 1 और 2 की पटकथाएं 75 से 85% तक पूरी हो चुकी थी। उन्होंने पटकथा लेखन में सबसे बड़ी चुनौती भाग 2 के अंतिम दृश्य को बताया। अंतिम युद्ध दृश्य एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह 25 पृष्ठों का है। यह लगभग अपने आप में एक पूरी 3 अंकीय कहानी है। आपको सैकड़ों पात्रों को एक ही सेटिंग में रखना होता है। पृष्ठ पर कोरियोग्राफी करना और बिल के लिए मंच पर कोरियोग्राफी करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने दृश्य के कई मसौदे लिखे थे, लेकिन उस समय तक उन्होंने कॉन्डन के साथ उन पर कोई संशोधन या चर्चा नहीं की थी। उन्होंने कहा, स्टंट कोऑर्डिनेटर के साथ बैठकर बैले तैयार करना अगली बड़ी चुनौती है। ये बहुत मेहनत का काम है। मैं थक चुकी हूं, लेकिन हम इन्हें अब तक की सर्वश्रेष्ठ पटकथाएं बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। निर्माता विक गॉडफ्रे ने भाग 2 को जीवन मरण के दांव के संदर्भ में एक एक्शन फिल्म कहा और कहा कि भाग 1 में नवविवाहित तनाव की पीड़ाएं होती हैं जो एक काल्पनिक फिल्म में भी प्रासंगिक हैं। विवाह वैसा अनुभव नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। गॉडफ्रे ने बेला के वैम्पायर बनने से पहले और बाद के समय में अंतर दिखाने के लिए दूसरी फिल्म को 3D में रिलीज करने पर विचार किया। यह विचार मूल रूप से द ट्वाइलाइट सागा एक्लिप्स के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह निर्णय कोंडन पर निर्भर था। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर दूसरी फिल्म 3D में रिलीज होती है तो वो इसे अवतार 2009 की तरह उचित उपकरणों के साथ वास्तविक 3D में शूट करना चाहेंगे, न कि क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010 की तरह पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में परिवर्तित करना चाहेंगे। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 1 नवंबर 2010 को शुरू हुई और 22 अप्रैल 2011 को समाप्त हुई, जिससे मार्च 2008 से फ्रेंचाइजी के 3 साल के निर्माण का अंत हुआ। फिल्मांकन बैटन रूज और न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना और वैंकूवर, कनाडा में किया गया था। बैटन रूज में रैले स्टूडियो में भी फिल्मांकन हुआ। बेला के रूप में अंतिम दिन और अपने अंतिम क्षण के विषय पर स्टीवर्ट ने कहा, उस दृश्य के बाद मेरा सच्चा अंतिम दृश्य, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं रात के आकाश में उड़ सकती हूं और मेरे शरीर का हर रोम प्रकाश छोड़ेगा। मैंने अपने जीवन में कभी इतना हल्का महसूस नहीं किया था। अप्रैल 2012 में क्रू और पैटिंसन और स्टीवर्ट सहित कुछ कलाकार तकनीकी कार्य के लिए कुछ अतिरिक्त शॉट्स लेने के लिए पुनः शूटिंग के लिए वापस आए। इन पुनः शूटिंग्स में
कोई नए दृश्य या संवाद शामिल नहीं थे। विशेष प्रभाव। टिप्पेट स्टूडियो ने फरवरी 2009 में द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून के लिए सीजीआई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी भेड़ियों पर काम शुरू किया था और 3 अलग-अलग निर्देशकों के सुझावों के साथ सागा के दौरान इन जीवों का रूप विकसित हुआ और अधिक वास्तविक होता चला गया। एरिक लेविन कहते हैं, इन भेड़ियों में मानव रूपता का सूक्ष्म संतुलन है। बिल कॉन्डन ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनमें मानव या रूप बदलने वाले प्राणी का आभास हो। मानव अभिनय और पशु अभिनय के बीच संतुलन बनाना बिल के लिए महत्वपूर्ण था। लेविन आगे कहते हैं, बिल हमेशा भेड़ियों को किरदारों की तरह मानते थे, न कि कंप्यूटर से बनी चीजों की तरह, और उन्हें उसी तरह निर्देशित करते थे जैसे किसी अभिनेता को। वे हमेशा हमें निर्देश देते थे, जैसे सैम को और ज्यादा गुस्से में होना चाहिए। काम करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इन जीवों को सिर्फ कंप्यूटर के पुर्जों की बजाय किरदारों की तरह मानना वाकई बहुत बढ़िया था। फिल टिप्पेट कहते हैं, क्योंकि हम इस फ्रेंचाइज पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसलिए हम हर शो के साथ इसके लुक में सुधार कर पाए हैं। भेड़िए आमतौर पर काफी साफ सुथरे होते हैं, लेकिन बिल चाहते थे कि भेड़िए थोड़े जंगली दिखें। इसका मतलब है कि उनके फर में बहुत ज्यादा उलझन और गुच्छे हों, जैसे वे जंगल में रहे हों। हमने धीरे धीरे जंगलीपन की ओर कदम बढ़ाया। हालांकि दिखावट और तकनीक के बीच संतुलन भी जरूरी है। टिप्पेट आगे कहते हैं, भेड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और सही बनावट पाने के लिए हम बहुत ज्यादा बाल जोड़ रहे हैं, जिससे रेंडरिंग का समय काफी बढ़ जाता है। पार्ट 2 में भेड़ियों की संख्या 4 से बढ़कर 8, फिर 12 और 16 हो गई है। इसलिए हमें इस संतुलन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर भेड़िए को रेंडर करने में सैकड़ों घंटे लगते हैं। द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन भाग 2। जनवरी 2012 में यह खुलासा हुआ कि पार्ट 2 के साउंड ट्रैक का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका था। साउंड ट्रैक के लिए पहले से ही पुष्टि की गई थी कि इसमें इको द्वारा रचित हार्ट ऑफ स्टोन शामिल है, जो एलिस का नोट मिलने के बाद एडवर्ड और बेला के कॉटेज में बातचीत के दौरान बजता है, और पैशन पिट द्वारा रचित वेयर आई कम फ्रॉम, जो बेला के रूपांतरण से जागने पर बजता है। साउंड ट्रैक का प्रमुख एकल गीत अमेरिकी रॉक बैंड ग्रीन डे द्वारा गाया गया द फॉरगॉटन है। अमेरिकी गायिका क्रिस्टीना पेरी द्वारा गाया गया अ थाउजेंड ईयर्स पार्ट 2 भी साउंड ट्रैक एल्बम में शामिल है। ट्वाइलाइट और ब्रेकिंग डॉन पार्ट 1 के संगीतकार कार्टर बर्वेल ने श्रृंखला की अंतिम कड़ी के लिए संगीत तैयार करने के लिए वापसी की। मुक्त करना प्रशंसकों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया और सोमवार के प्रीमियर स्क्रीनिंग से पहले शुक्रवार को लगभग 1500 लोगों ने सप्ताहांत में स्टेपल्स सेंटर के सामने और एलए लाइव प्लाजा के पार नोकिया थिएटर एलए लाइव, अब लॉस एंजलिस में पीकॉक थिएटर के बाहर एक अस्थायी टेंट शहर में बिताया। बॉक्स ऑफिस द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2 ने उत्तरी अमेरिका में $293 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $575 मिलियन कमाए, जिससे इसका विश्वव्यापी कुल कलेक्शन $868 मिलियन हो गया। ये फिल्म 2012 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है और ट्वाइलाइट श्रृंखला की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। इसने विश्व स्तर पर $340.9 मिलियन की ओपनिंग की, जो अब तक की 8वीं सबसे बड़ी ओपनिंग थी। ट्वाइलाइट फ्रेंचाइज के लिए सबसे बड़ी और गर्मियों के मौसम के बाहर रिलीज हुई किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग थी। उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने गुरुवार रात और मध्यरात्रि के शो में $30.4 मिलियन की कमाई की, जो मध्यरात्रि की तीसरी सबसे अधिक कमाई और फ्रेंचाइजी की सबसे अधिक मध्यरात्रि की कमाई है। ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2 ने अपने उद्घाटन दिवस पर $71.2 मिलियन कमाए, जो कि छठी सबसे अधिक उद्घाटन और एकल दिवसीय कमाई के साथ साथ फ्रेंचाइजी की तीसरी सबसे अधिक कमाई है। अपने शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म ने $141.1 मिलियन कमाए, जो कि अब तक का 13वां सबसे अधिक कमाई करने वाला शुरुआती सप्ताहांत है। फ्रेंचाइजी का दूसरा सबसे अधिक कमाई करने वाला, नवंबर में तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग और 2012 की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग है। इसने अपने दूसरे सप्ताहांत में 69.1% की गिरावट के साथ $43.6 मिलियन की कमाई करके
पहला स्थान बरकरार रखा और 5 दिवसीय थैंक्सगिविंग अवकाश सप्ताहांत में कुल 64.4 मिलियन डॉलर कमाए। अपने तीसरे सप्ताहांत में ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2 ने 60.1% की गिरावट के साथ 17.4 मिलियन डॉलर की कमाई करके फिर से नंबर 1 स्थान बरकरार रखा। ये एक्लिप्स और न्यू मून के बाद फ्रेंचाइजी की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उत्तरी अमेरिका के बाहर ये फिल्म बुधवार 14 नवंबर 2012 को 6 देशों में रिलीज हुई और इसने 13.8 मिलियन डॉलर कमाया। गुरुवार तक ये 37 क्षेत्रों में रिलीज हो चुकी थी और इसने 38.8 मिलियन डॉलर कमाए। सभी क्षेत्रों में इसने अपने तत्काल पूर्ववर्ती फिल्म के समान या उससे अधिक कमाई की। अपने पहले शुक्रवार तक 61 क्षेत्रों में विस्तार के बाद इसने 91.0 मिलियन डॉलर कमाए। अपने शुरुआती सप्ताहांत बुधवार रविवार के अंत तक इसने 61 क्षेत्रों में 12,812 स्क्रीनों पर श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ 199.5 मिलियन डॉलर का ओपनिंग कलेक्शन किया। ये उत्तरी अमेरिका के बाहर 8वीं सबसे बड़ी ओपनिंग और 2012 की सबसे बड़ी ओपनिंग है। आईमैक्स शो ने 82 स्थानों से 3 मिलियन डॉलर कमाए। फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग यूके, आयरलैंड और माल्टा 25.2 मिलियन डॉलर, रूस और CIS 22.0 मिलियन डॉलर और फ्रांस और मगरेब क्षेत्र 17.9 मिलियन डॉलर में दर्ज की गई। स्पेन में इसने 11.9 मिलियन डॉलर के साथ 3 दिन के ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड बनाया। कुल कमाई में उत्तरी अमेरिका के बाद इसके 3 सबसे अधिक कमाई करने वाले बाजार यूके, आयरलैंड और माल्टा 57.9 मिलियन डॉलर, ब्राजील 54.2 मिलियन डॉलर और रूस और CIS 42.8 मिलियन डॉलर है। स्वागत रॉटन टोमेटोज पर फिल्म को 200 समीक्षाओं के आधार पर 49% अनुमोदन रेटिंग और 5.3 बार बाद 10 का औसत स्कोर मिला है। आम सहमति ये है ये ट्विलाइट का सबसे मनोरंजक संस्करण है, लेकिन ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2 को उन फिल्म प्रेमियों के लिए देखने लायक बनाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है जो पहले से ही इस फ्रेंचाइज के प्रशंसक नहीं हैं। मेटाक्रिटिक पर 31 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसका भारित औसत स्कोर 100 में से 52 है। सिनेमा स्कोर द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दर्शकों ने इसे औसतन A रेटिंग दी है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने लिखा, अमर बेला एडवर्ड रोमांस की अंतिम कड़ी अपने बेसब्री से इंतजार कर रहे अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को वही देगी जो वे चाहते हैं। एंटरटेनमेंट वीकली के ओवन ग्लीबरमैन ने कहा, ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2 धीमी गति से शुरू होती है लेकिन गति पकड़ती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि बेला और एडवर्ड के वोल्तुरी के खिलाफ एकजुट होने से फिल्म के सामने एक वास्तविक खतरा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की सारा स्टीवर्ट ने लिखा, आखिरकार किसी ने मूल सामग्री को उसके बेहद खराब ढंग से लिखे गए शब्दों में लिया और पूरे मामले को इतनी गंभीरता से लेना बंद कर दिया। वैरायटी के जस्टिन चैंग ने स्टीवर्ट के अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा, अब वह उदास, होंठ चबाने वाली ईमो लड़की नहीं रही, ये बेला बेचैन, जंगली, दुर्जय और पूरी तरह से ऊर्जावान है। अपने उच्च रक्त चूसने वाले भाइयों के बीच भी एक देवी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोला डार्गिस ने कहा, धीमी शुरुआत के बावजूद श्री कॉन्डन श्रृंखला को बेहतरीन, सहज शैली में समाप्त करते हैं। वह प्रशंसकों को वे सभी प्यारे फूल, सवारे हुए बाल और हल्के कामुक स्वप्निल चुंबन देते हैं जिनके वे हकदार हैं। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 2.5 सितारे देते हुए कहा, इसके दर्शक जो ऐसी फिल्मों को बहुत गंभीरता से लेते हैं इसे दिल से पसंद करेंगे। सनसनीखेज समापन दृश्य में एक भी खामी नहीं है, यहां तक कि कुछ ऐसी खामियां भी नहीं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2 किसी भी प्रमुख फिल्म फ्रेंचाइजी की सबसे गंभीर फिल्मों में से एक है। इसने जोखिम उठाया है और मुझे लगता है कि प्रशंसक खुश होंगे। एम्पायर की हेलन ओहारा ने फिल्म की मिलीजुली समीक्षा करते हुए कहा, प्रशंसक रोमांचित होंगे, अन्य दर्शक भ्रमित होंगे, लेकिन कुल मिलाकर एक ऐसी गाथा से मनोरंजन प्राप्त करेंगे जिसका रोमांस केवल इसकी विचित्रता से मेल खाता है।
होम मीडिया द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2 को 2 मार्च 2013 को डीवीडी और ब्लू रे पर रिलीज किया गया था। 1 जून 2014 तक ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2 की 4,810,249 डीवीडी और 1,224,800 ब्लू रे डिस्क क्रमशः 71,418,467 और 24,472,107 में बिक चुकी हैं। कुल मिलाकर 99,195,325 डॉलर। उपोत्पाद सितंबर 2016 में लायंसगेट के सह अध्यक्ष पैट्रिक वैक्सबर्गर ने कहा कि सीक्वल एक संभावना है, लेकिन ये तभी आगे बढ़ेगा जब स्टीफनी मेयर इसे करना चाहेंगी। 8 अगस्त 2017 को वैरायटी ने बताया कि लायंसगेट के सीईओ जॉन फेल्थहाइमर को द ट्वाइलाइट सागा के स्पिन ऑफ बनाने में रुचि है और वे इस विचार पर चर्चा करने के लिए लेखकों की एक बैठक बनाना चाहते हैं। पुरस्कार वर्ष पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ 2013 एम्पायर सिनेमाज ऑल्टरनेटिव मूवी अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ ऑन स्क्रीन जोड़ी एडवर्ड कलन रॉबर्ट पैटिंसन और बेला स्वान क्रिस्टन स्टीवर्ट जीत गया। पर्दे पर सर्वश्रेष्ठ चुंबन एडवर्ड कलन रॉबर्ट पैटिंसन और बेला स्वान क्रिस्टन स्टीवर्ट जीत गया। सर्वश्रेष्ठ लड़ाई के दृश्य ब्रेकिंग डॉन भाग 2 जीत गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म खलनायक एरो माइकल शीन जीत गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष शरीर जेकब ब्लैक टेलर लॉटनर जीत गया। 2013 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार सबसे खराब तस्वीर ब्रेकिंग डॉन भाग 2 जीत गया। सबसे खराब अभिनेता रॉबर्ट पैटिंसन मनोनीत। सबसे खराब अभिनेत्री क्रिस्टन स्टीवर्ट ब्रेकिंग डॉन भाग 2 और स्नो वाइट एंड द हंट्समैन के लिए जीत गया। सबसे खराब सहायक अभिनेता टेलर लॉटनर जीत गया। सबसे खराब सहायक अभिनेत्री एशले ग्रीन मनोनीत। सबसे खराब स्क्रीन जोड़ी मैकेंजी फॉय और टेलर लॉटनर जीत गया। रॉबर्ट पैटिंसन और क्रिस्टन स्टीवर्ट मनोनीत। सबसे खराब प्रीक्वल रीमेक कॉपी या सीक्वल ब्रेकिंग डॉन भाग 2 विलियम कॉन्डन एक अमेरिकी निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। कॉन्डन को गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स शिकागो किनसे ड्रीम गर्ल्स द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन पार्ट 1 पार्ट 2 और ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी कई सफल और प्रशंसित फिल्मों के लेखन और या निर्देशन के लिए जाना जाता है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए 2 नामांकन प्राप्त हुए हैं, गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स और शिकागो के लिए, और उन्होंने गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स के लिए पुरस्कार जीता है। प्रारंभिक जीवन कॉन्डन का जन्म 22 अक्टूबर 1955 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वे एक पुलिस जासूस के बेटे थे और उनका पालन पोषण एक आयरिश कैथोलिक परिवार में हुआ था। उन्होंने रेगिस हाई स्कूल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के कोलंबिया कॉलेज में पढ़ाई की और 1976 में दर्शन शास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक किया। 2 फिल्मों का कॉन्डन के प्रारंभिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 12 वर्ष की आयु में बोनी और क्लाइड को पहली बार देखने के बाद वे पटकथा लेखन की ओर आकर्षित हुए। कॉलेज में उन्होंने स्वीट चैरिटी 1969 देखी, जिसने उन फिल्मों के साथ आजीवन प्रेम संबंध स्थापित किया जिन्हें उनके समय में तिरस्कृत और अस्वीकार किया गया था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉन्डन ने अमेरिकन फिल्म और मिलीमीटर सहित फिल्म पत्रिकाओं के लिए पत्रकार के रूप में काम किया। 1981 में उन्होंने द विलेज वॉइस द्वारा प्रायोजित दुनिया की सबसे कठिन फिल्म ट्रिविया क्विज जीती। आजीविका फिल्म निर्माता के रूप में उनके करियर की शुरुआत स्वतंत्र फीचर फिल्म स्ट्रेंज बिहेवियर 1981 के लिए पटकथा लेखन से हुई, जो 1950 के दशक की पल्प हॉरर फिल्मों को श्रद्धांजलि थी, और विज्ञान कथा फीचर फिल्म स्ट्रेंज इन्वेडर्स 1983, जिसमें नैन्सी एलन और वॉलेस शॉन ने अभिनय किया था। उनकी निर्देशन की पहली फिल्म सिस्टर सिस्टर 1987 थी, जो एरिक स्टॉल्ट्स और जेनिफर जेसन ली अभिनीत एक रहस्यमय दक्षिणी गॉथिक रहस्य फिल्म थी। परीक्षण स्क्रीनिंग के कारण फिल्म में बड़े बदलाव किए गए, फिर भी यह एक आलोचनात्मक विफलता साबित हुई, जिसने कॉन्डन के करियर को स्टेफनी मेयर
1973 एक अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता है। वह वैम्पायर रोमांस श्रृंखला ट्वाइलाइट, जिसकी 16 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और 37 अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वे 2008 और 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाली लेखिका थीं, जिन्होंने 2008 में 29 करोड़ से अधिक किताबें बेची और 2009 में 26.5 करोड़ किताबें बेची। एक उत्साही युवा पाठक, मेयर ने ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और 21 वर्ष की आयु में शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने 1997 में अंग्रेजी साहित्य में डिग्री प्राप्त की। एक लेखिका के रूप में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद उन्हें सपने में ट्वाइलाइट श्रृंखला का विचार आया। जेन ऑस्टेन और विलियम शेक्सपियर की रचनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने इसके तुरंत बाद ट्वाइलाइट लिखी। कई बार अस्वीकृति मिलने के बाद लिटिल ब्राउन एंड कंपनी ने उन्हें $750,000 का 3 पुस्तकों का सौदा पेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप 4 पुस्तकों की श्रृंखला, 2 स्पिन ऑफ उपन्यास, एक लघु उपन्यास और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रूपांतरणों की एक श्रृंखला बनी। युवा वयस्क उपन्यासों के अलावा मेयर ने द होस्ट 2008 और द केमिस्ट 2016 के साथ वयस्क उपन्यासों में भी कदम रखा है। उन्होंने फिल्म निर्माण में काम किया है और प्रोडक्शन कंपनी फिकल फिश फिल्म्स की सह स्थापना की है, जिसने ब्रेकिंग डॉन के दोनों भाग, ट्वाइलाइट फिल्म श्रृंखला के अंतिम भाग और 2 अन्य उपन्यास रूपांतरणों का निर्माण किया है। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स में मेयर की सदस्यता ने उनके उपन्यासों को आकार दिया। मेयर के धर्म के अनुरूप विषय, जिनमें स्वायत्तता, नश्वरता, प्रलोभन और शाश्वत जीवन शामिल हैं, उनके कार्यों में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। आलोचकों ने मेयर की लेखन शैली को अत्यधिक सरल बताया है, लेकिन उनकी कहानियों को प्रशंसा भी मिली है और उनके प्रशंसक भी हैं। मेयर को 2008 में टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था और 2009 में फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली हस्तियों की सूची में उनकी वार्षिक आय $50 मिलियन से अधिक थी। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन। स्टीफनी मॉर्गन का जन्म 24 दिसंबर 1973 को हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। वे वित्तीय अधिकारी स्टीफन मॉर्गन और गृहिणी कैंडी मॉर्गन की 6 संतानों में से दूसरी थी। उनका पालन पोषण फीनिक्स, एरिजोना में हुआ और उन्होंने स्कॉट्सडेल के चैपरल हाई स्कूल में पढ़ाई की। 1992 में मेयर ने राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति जीती, जिसने प्रोवो, यूटा में ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी BYU में उनके स्नातक अध्ययन के लिए धन जुटाने में मदद की, जहां उन्होंने 1997 में अंग्रेजी साहित्य में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हालांकि उन्होंने BYU में अपनी डिग्री शुरू और पूरी की, मेयर ने 1996 के पतझड़ और 1997 के वसंत में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में कक्षाएं ली। वो अपने भावी पति क्रिश्चियन पाचो मेयर से एरिजोना में मिली जब वे दोनों बच्चे थे। दंपति ने 1994 में शादी की और उनके 3 बेटे हैं, जिनका जन्म 1997, 2001 और 2003 में हुआ। क्रिश्चियन ने अपने बच्चों की पूरी देखभाल करने के लिए लेखा परीक्षक के पद से सेवानिवृत्ति ले ली। अपना पहला उपन्यास ट्वाइलाइट लिखने से पहले मेयर ने लॉ स्कूल जाने पर विचार किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके लेखक बनने की कोई संभावना नहीं है। मेयर ने बाद में बताया कि 1997 में उनके सबसे बड़े बेटे गेब के जन्म ने उनका विचार बदल दिया। गेब के जन्म के बाद मैं बस उसकी मां बनना चाहती थी। लेखिका बनने से पहले मेयर का एकमात्र पेशेवर काम एक प्रॉपर्टी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के रूप में था। ट्वाइलाइट श्रृंखला, ट्वाइलाइट उपन्यास, मुख्य लेख ट्वाइलाइट उपन्यास श्रृंखला। मेयर के अनुसार ट्वाइलाइट का विचार उन्हें 2 जून 2003 को एक सपने में आया, जिसमें एक इंसानी लड़की और एक पिशाच था जो उससे प्यार करता था, लेकिन उसके खून का प्यासा था। इस सपने के आधार पर मेयर ने उस मसौदे को लिखा जो बाद में पुस्तक का अध्याय 13 बन गया। उन्होंने अध्याय 13 से उपन्यास के अंत तक लिखा और फिर पहले 12 अध्यायों को गुप्त रूप से पूरा किया,
बिना किसी आदर्श पाठक वर्ग को ध्यान में रखे या उपन्यास को प्रकाशित करने के इरादे के। मेयर ने उपन्यास में क्विल्यूट, मूल अमेरिकी लोगों की किंवदंतियों और परंपराओं को शामिल करने के लिए शोध किया। हालांकि क्विल्यूट जनजाति के कुछ सदस्यों को उनकी किंवदंतियों का उपयोग आपत्तिजनक लगा। मेयर ने महत्वाकांक्षी लेटर डे सेंट महिला लेखिकाओं के लिए अमेरिकन नाइट राइटर्स एसोसिएशन ANWA में शामिल हुई। उन्होंने 3 महीनों में उपन्यास पूरा किया। पुस्तक के प्रति उनकी बहन की प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण थी और उन्होंने मेयर को पांडुलिपि को साहित्यिक एजेंसियों को भेजने के लिए राजी किया। उन्होंने जो 15 पत्र लिखे, उनमें से 5 का कोई उत्तर नहीं मिला, 9 को अस्वीकार कर दिया गया और आखिरी पत्र राइटर्स हाउस की जोड़ी रीमर की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया थी। 2003 में हुई नीलामी में ट्वाइलाइट के प्रकाशन अधिकारों के लिए 8 प्रकाशकों ने प्रतिस्पर्धा की। नवंबर तक मेयर ने लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के साथ $750,000 का 3 पुस्तकों का सौदा कर लिया था। ट्वाइलाइट 2005 में 75,000 प्रतियों के मुद्रित संस्करण के साथ प्रकाशित हुई। अपने लेखन करियर की शुरुआत में टेम्पे एरिजोना में चेंजिंग हैंड्स बुक स्टोर में द्विमासिक पुस्तक हस्ताक्षर समारोह और कार्यक्रमों ने उनके प्रशंसकों को बढ़ाने में मदद की। ट्वाइलाइट अपनी रिलीज के 1 महीने के भीतर ही द न्यूयॉर्क टाइम्स की बच्चों की चैप्टर बुक्स की बेस्ट सेलर सूची में नंबर 5 पर पहुंच गई और बाद में नंबर 1 पर पहुंच गई। इस उपन्यास को पब्लिशर्स वीकली की बेस्ट बुक ऑफ द ईयर और न्यूयॉर्क टाइम्स एडिटर्स चॉइस का खिताब मिला। अपनी सफलता के बावजूद ट्वाइलाइट 2009 की सबसे विवादित पुस्तकों में से एक थी, जिसे अमेरिकी पुस्तकालय संघ ने यौन रूप से स्पष्ट, आयु अनुचित और धार्मिक विचारों के लिए चुनौती दी थी। कुछ स्कूलों और पुस्तकालयों को अपनी अलमारियों से किताबें हटाने के लिए कहा गया था। ट्वाइलाइट के प्रकाशन के समय मेयर ने पहले ही एक सीक्वल की कहानी की रूपरेखा तैयार कर ली थी। हालांकि उनके प्रकाशक ने जोर दिया कि वे ट्वाइलाइट के बाद बेला और एडवर्ड के कॉलेज जीवन पर आधारित 2 सीक्वल लिखें। परिणाम स्वरूप मेयर ने कहानी को 3 और पुस्तकों की एक श्रृंखला में विस्तारित किया: न्यू मून 2006, एक्लिप्स 2007 और ब्रेकिंग डॉन 2008। सीक्वल के लिए उन्होंने जो मूल कहानी प्रस्तावित की थी, वो बाद में ब्रेकिंग डॉन में प्रकाशित हुई। इसी बीच मेयर ने प्रॉम नाइट में राक्षसों के बारे में एक लघु कहानी हेल ऑन अर्थ लिखी, जो अप्रैल 2007 में प्रॉम नाइट्स फ्रॉम हेल में प्रकाशित हुई, जो अलौकिक प्रभावों वाली बुरी प्रॉम नाइट्स की कहानियों का एक संग्रह है। मेयर के प्रशंसकों ने उनसे हेल ऑन अर्थ को एक पूर्ण उपन्यास में विस्तारित करने का आग्रह किया, लेकिन मेयर एक्लिप्स को पूरा करने में व्यस्त थीं। प्रकाशन के पहले सप्ताह में ही न्यू मून न्यूयॉर्क टाइम्स की बच्चों की चैप्टर बुक्स की बेस्ट सेलर सूची में 5वें नंबर पर पहुंच गई और दूसरे सप्ताह में पहले नंबर पर आ गई, जहां ये अगले 11 सप्ताह तक बनी रही। कुल मिलाकर ये सूची में 50 सप्ताह से अधिक समय तक रही। मई 2007 में मेयर ने न्यू मून के विशेष संस्करण और एक्लिप्स के विमोचन का जश्न मनाने के लिए एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के जिम्नाजियम में 2 प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम के लिए मेयर ने गहरे लाल रंग का शाम का गाउन पहना और 1000 से अधिक पुस्तकों पर हस्ताक्षर किए। मेयर की लाल पोशाक को बाद में प्रोजेक्ट बुक बेब नामक एक पुस्तक विक्रेता के स्तन कैंसर से जूझने के लिए धन जुटाने वाले कार्यक्रम में $5,500 में नीलाम किया गया। एक्लिप्स के प्रकाशन के बाद पहली 3 ट्वाइलाइट पुस्तकें न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में कुल 143 सप्ताह तक रहीं। ट्वाइलाइट श्रृंखला की चौथी पुस्तक ब्रेकिंग डॉन 37 लाख प्रतियों के प्रारंभिक मुद्रण के साथ प्रकाशित हुई। पहले ही दिन 13 लाख से अधिक प्रतियां बिक गईं। जेके राउलिंग की द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड से प्रतिस्पर्धा के बावजूद इस उपन्यास ने मेयर को ब्रिटिश बुक अवार्ड में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बाल पुस्तक का पुरस्कार दिलाया। 2009 में ब्रेकिंग डॉन के लिए मेयर पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा। द नॉक्टर्न की लेखिका जॉर्डन स्कॉट ने दावा किया कि बेला की अलौकिक गर्भावस्था और उसके बाद पिशाच में परिवर्तन की परिस्थितियां उनके उपन्यास की कहानी से मिलती जुलती थीं
और संकेत दिया कि मेयर ने द नॉकटर्न के कथानक की साहित्यिक चोरी की है। मेयर ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने ना तो लेखिका का नाम सुना था और ना ही उपन्यास का। स्कॉट अपने आरोप के समर्थन में उपन्यास की एक प्रति प्रस्तुत करने में विफल रही। द नॉकटर्न अमेज़न पर उपलब्ध नहीं है और उसकी वेबसाइट पर अस्थायी रूप से बिक चुका के रूप में सूचीबद्ध है। इस श्रृंखला की दुनिया भर में 10 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। ये 37 भाषाओं में प्रकाशित हुई है। 2008 में ट्विलाइट श्रृंखला की चारों पुस्तकें यूएसए टुडे की साल के अंत की बेस्ट सेलर सूची में शीर्ष 4 स्थानों पर थीं। मेयर 2008 की सबसे अधिक बिकने वाली लेखिका थीं और शीर्ष 4 स्थानों पर पुस्तकें रखने वाली पहली लेखिका थीं। 2009 में भी ट्विलाइट उपन्यासों ने यूएसए टुडे की साल के अंत की सूची में शीर्ष 4 स्थान बनाए रखे। ट्विलाइट श्रृंखला की सफलता का श्रेय इंटरनेट को दिया जाता है, जिसने मेयर को सीधे अपने प्रशंसकों तक पहुंचने की अनुमति दी, जिसके कारण इस श्रृंखला को पहला सोशल नेटवर्किंग बेस्ट सेलर कहा गया। विद्वान लिक्के गुआनियो उलूरू के अनुसार ट्विलाइट श्रृंखला ने अलौकिक रोमांस उपशैली को लोकप्रिय बनाया और उसे फिर से परिभाषित करने में मदद की। ट्विलाइट सागा फिल्मों। मुख्य लेख द ट्विलाइट सागा फिल्म श्रृंखला। 2004 में पैरामाउंट की एमटीवी फिल्म्स और मैवरिक फिल्म्स ने ट्वाइलाइट के प्रकाशन से पहले ही इसके संभावित मुनाफे को अधिकतम करने के लिए इसके अधिकार खरीद लिए थे। लिखित पटकथा उपन्यास से काफी अलग थी, हालांकि फिल्म को रोक दिया गया। 2006 में समिट एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष एरिक फीग ने मेयर को आश्वासन देकर उनसे समझौता करने का प्रयास किया कि फिल्म उपन्यास के अनुरूप होगी और किसी भी पिशाच चरित्र को ऐसे नुकीले या उभरे हुए दांतों के साथ नहीं दिखाया जाएगा जो मनुष्यों में पाए जाने वाले दांतों से लंबे या अधिक स्पष्ट हों। 2007 में अधिकार समिट एंटरटेनमेंट को बेच दिए गए। कैथरीन हार्डविक को फिल्म के निर्देशन के लिए चुना गया और मेलिसा रोसनबर्ग ने नई पटकथा लिखी। क्रिस्टन स्टीवर्ट को पहले बेला स्वान के रूप में और रॉबर्ट पैटिंसन को एडवर्ड कलन के रूप में चुना गया, क्योंकि स्टीवर्ट और पैटिंसन के ऑडिशन में उनकी अच्छी केमिस्ट्री सामने आई थी। टेलर लॉटनर को जैकब ब्लैक की भूमिका में लिया गया था। 21 नवंबर 2008 को रिलीज हुई। फिल्म को अच्छी समीक्षाएं मिली। रॉजर एबर्ट ने फिल्म को शानदार और खूबसूरत कहा और पीटर ब्रैडशॉ ने इसे बेहद मनोरंजक बताया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उस समय तक नवंबर में रिलीज होने वाली चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली ओपनिंग वीकेंड फिल्म बन गई। मेयर एक डिनर सीन में संक्षिप्त कैमियो भूमिका में दिखाई देती हैं। उसी वर्ष मेयर ने जैक्स मैनेक्विन के संगीत वीडियो द रेजोल्यूशन से फिल्म जगत में अपना काम शुरू किया, जिसका सह निर्देशन उन्होंने नोबल जोन्स के साथ किया था। ट्वाइलाइट की सफलता के बाद समिट ने इसके सीक्वल द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून के फिल्म रूपांतरण को हरी झंडी दे दी। प्रत्येक उपन्यास रूपांतरण का निर्देशन एक अलग निर्देशक ने किया था। क्रिस वीट्स ने न्यू मून का निर्देशन किया, जो 20 नवंबर 2009 को रिलीज हुई थी। ओपनिंग नाइट पर न्यू मून ने ओपनिंग डे पर सबसे अधिक सिंगल डे घरेलू कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पहले हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस द्वारा बनाया गया था। अपनी व्यावसायिक सफलता के बावजूद फिल्म को खराब समीक्षाएं मिली। रॉजर एबर्ट ने फिल्म की धीमी गति की आलोचना की और द टेलीग्राफ के टिम रोबे ने भी इसी तरह कहा। फिल्म हमें यातनापूर्ण लालसा के सभी आवश्यक भाव देती है और इसके अलावा कुछ खास नहीं। डेविड स्लेड द्वारा निर्देशित द ट्वाइलाइट सागा एक्लिप्स श्रृंखला की तीसरी पुस्तक का रूपांतरण 30 जून 2010 को रिलीज हुई। द गार्जियन के एक लेख में बताया गया कि यह श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, क्योंकि ये अधिक सिनेमैटिक थी और रोमांस और अलौकिक तत्वों के बीच बेहतर संतुलन बनाती थी। हालांकि द टेलीग्राफ के एक लेख ने द गार्जियन के दावे का खंडन करते हुए तर्क दिया कि ट्वाइलाइट श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी रही, क्योंकि इसमें शाश्वत अंधकार की शक्तियों और हाई स्कूल की कठिनाइयों के बीच पूरी तरह से स्पष्ट विरोधाभास था। ब्रेकिंग डॉन के अधिकार पहले ही प्राप्त कर चुके समिट ने 2 भाग वाले रूपांतरण को मंजूरी दी। 2011 में मेयर ने निर्माता मेगन हिब्बेट के साथ अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी फिकल फिश फिल्म्स शुरू की। मेयर ने 2011 का अधिकांश समय
ब्रेकिंग डॉन के दोनों भागों के निर्माण में बिताया। साथ ही शैनन हिल के उपन्यास ऑस्टन लैंड के फिल्म रूपांतरण का भी निर्माण किया। ब्रेकिंग डॉन पार्ट 1 18 नवंबर 2011 को रिलीज हुई और दूसरा भाग 16 नवंबर 2012 को रिलीज हुआ। फिल्म के पहले भाग को मिलीजुली समीक्षाएं मिली। फिल्म के दूसरे भाग को अधिक सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें रॉजर एबर्ट ने अंत को सनसनीखेज बताया। आलोचकों ने अभिनय की भी प्रशंसा की, विशेष रूप से स्टीवर्ट के अभिनय की। ट्वाइलाइट सागा बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। $373 मिलियन के संयुक्त बजट के साथ 5 फिल्मों की इस श्रृंखला ने दुनिया भर में $3.341 बिलियन कमाए। व्यावसायिक सफलता के बावजूद फिल्मों की व्यापक रूप से आलोचना की गई। ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2 ने 7 गोल्डन रेस्बेरी पुरस्कार रेजी पुरस्कार जीते, जिनमें सबसे खराब फिल्म, सबसे खराब सीक्वल और सबसे खराब स्क्रीन जोड़ी टेलर लॉटनर और मैकेंजी फॉय के लिए शामिल हैं। इस श्रृंखला से 2 पैरोडी फिल्में बनी, वैम्पायर सक और ब्रेकिंग विंड, जो समीक्षकों द्वारा असफल रहीं। 2009 में स्टेफनी मेयर को दुनिया की सबसे शक्तिशाली हस्तियों की फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 सूची में 26वें स्थान पर शामिल किया गया था। उनकी वार्षिक आय $50 मिलियन से अधिक थी। उसी वर्ष मेयर फोर्ब्स की हॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पर थीं। सूची में एकमात्र लेखिका थीं और ये उल्लेख किया गया था कि युवा वयस्क वैम्पायर पुस्तकों की ट्वाइलाइट श्रृंखला ने प्रकाशन और फिल्म जगत में तहलका मचा दिया है। 2010 में फोर्ब्स ने उन्हें $40 मिलियन की वार्षिक आय के साथ 59वीं सबसे शक्तिशाली हस्ती के रूप में स्थान दिया। मेयर ने 2009 में इसके बाद की ट्वाइलाइट प्रकाशन। अगस्त 2009 में यूएसए टुडे ने खुलासा किया कि मेयर ने जेके राउलिंग का बेस्ट सेलर सूची में रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ट्वाइलाइट की चारों किताबें लगातार 52 हफ्तों तक शीर्ष 10 में रहीं। कुल मिलाकर ये किताबें द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में 235 से अधिक हफ्तों तक रहीं। श्रृंखला की चौथी किताब पूरी होने पर मेयर ने संकेत दिया कि ब्रेकिंग डॉन बेला स्वान के दृष्टिकोण से लिखी जाने वाली अंतिम उपन्यास होगी। 2015 में उन्होंने बेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी की 10वीं वर्षगांठ के सम्मान में लाइफ एंड डेथ ट्वाइलाइट रीइमेजिन्ड नामक एक नई किताब प्रकाशित की, जिसमें मूल नायकों के लिंग बदल दिए गए थे। 30 मार्च 2010 को ये घोषणा की गई कि मेयर ने द शॉर्ट सेकेंड लाइफ ऑफ ब्री टैनर नामक 200 पृष्ठों की एक लघु उपन्यासिका लिखी है। ये पुस्तक 5 जून 2010 को एटम द्वारा प्रकाशित की गई थी और 7 जून से 5 जुलाई के बीच आधिकारिक वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध थी। द शॉर्ट सेकेंड लाइफ ऑफ ब्री टैनर के प्रकाशन के बाद स्टेफनी मेयर ने हैती और चिली में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए अमेरिकी रेड क्रॉस राहत कोष में $1.5 मिलियन का दान दिया। मुफ्त ई पुस्तक का लाभ उठाने वालों को भी रेड क्रॉस को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2015 में लाइफ एंड डेथ के साथ ट्वाइलाइट श्रृंखला पर पुनर्विचार करने के बाद जो उपन्यास का लिंग परिवर्तित रूपांतरण था, मिडनाइट सन की रिलीज की अस्थायी रूप से पुनर्योजना बनाई गई थी। हालांकि 2015 में ग्रे 50 शेड्स ऑफ ग्रे एज टोल्ड बाय क्रिश्चियन की रिलीज ने मेयर की मिडनाइट सन को रिलीज करने की योजनाओं को रोक दिया और उन्हें निराश कर दिया, क्योंकि ग्रे भी पुरुष दृष्टिकोण से लिखी गई थी। मेयर ने न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन पैनल में कहा कि यह एक तरह से सब कुछ उलट देने वाला क्षण था, यह स्वीकार करते हुए कि मिडनाइट सन एक तरह से शापित है। इसके कारण उपन्यास को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। 2018 में द गार्जियन के एक लेख के अनुसार मिडनाइट सन अब प्रस्तावना में नहीं है। हालांकि मई 2020 में यह घोषणा की गई कि मिडनाइट सन 4 अगस्त 2020 को रिलीज होगी। इसके रिलीज होने के बाद इसकी 10 लाख से अधिक प्रतियां बिकी। ये अमेज़न की सबसे अधिक बिकने वाली सूची में दूसरे नंबर पर थी और रिलीज होने के एक सप्ताह बाद यूएसए टुडे की बेस्ट सेलर सूची में पहले नंबर पर थी। मेयर ने कई अन्य पुस्तक विचारों का उल्लेख किया है, जिनमें समर हाउस नामक एक भूतिया कहानी, समय यात्रा से संबंधित एक उपन्यास, साथ ही जलपरियों के बारे में एक और उपन्यास शामिल है। वयस्क कथा प्रकाशन मेजबान। मई 2008 में
मेयर का वयस्क विज्ञान कथा उपन्यास द होस्ट लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के वयस्क संस्करण द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह मेलानी स्ट्राइडर और वॉन्डरर की कहानी है, जो एक युवती और एक आक्रमणकारी एलियन आत्मा है जिन्हें एक साथ काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। द होस्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर शुरुआत की और 26 सप्ताह तक सूची में बना रहा। दूसरी और तीसरी पुस्तकों का नाम क्रमशः द सोल और द सीकर रखने की त्रयी लिखने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद मेयर ने 2024 तक द होस्ट के बाद कोई भी उपन्यास प्रकाशित नहीं किया है। अप्रैल 2009 में मेयर ने प्रोजेक्ट बुक बेब में भाग लिया, जो उनकी दोस्त फेथ होचहाल्टर के स्तन कैंसर के निदान के बाद उनके चिकित्सा बिलों का भुगतान करने में मदद करने के लिए बनाया गया एक लाभ कार्यक्रम था। मेयर ने नीलामी के लिए कई अग्रिम पाठक प्रतियां और मूल पांडुलिपियां दान की। द होस्ट को फिल्म के रूप में रूपांतरित किया गया, जिसका निर्देशन एंड्रयू निकोल ने किया और साउरसे रोनन ने मेलानी स्ट्राइडर, मैक्स आयरन्स ने जेरेड होवे और जेक एबल ने इयान ओशिया की भूमिका निभाई। ये फिल्म 29 मार्च 2013 को रिलीज हुई, जिसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसे आलोचकों से खराब समीक्षाएं मिली और ट्वाइलाइट फिल्म श्रृंखला की तुलना में ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। द केमिस्ट और टेलीविजन प्रोडक्शन 2015 के अंत में ये घोषणा की गई कि मेयर डैनियल ओमैली की किताब द रूक पर आधारित एक टीवी श्रृंखला का निर्माण कर रही हैं। अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ उपन्यास के अधिकार खरीदने के बावजूद उन्होंने रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्मांकन के तुरंत बाद परियोजना छोड़ दी। जुलाई 2016 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी ने घोषणा की कि मेयर ने द केमिस्ट नामक एक वयस्क एक्शन थ्रिलर लिखी है, जो अपने पूर्व नियोक्ताओं से भाग रही एक पूर्व एजेंट के बारे में है। यह पुस्तक 8 नवंबर 2016 को प्रकाशित हुई थी। 2018 में यह घोषणा की गई कि मेयर की प्रोडक्शन कंपनी फिकल फिश टुमारो स्टूडियोज के साथ मिलकर द केमिस्ट पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला का निर्माण करेगी। स्वागत। 2007 में अपनी पुस्तक एक्लिप्स के विमोचन के दौरान मेयर और उनके उपन्यासों को मिली प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है। एंटरटेनमेंट वीकली ने कहा है कि मेयर एनी राइस के बाद दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैम्पायर उपन्यासकार हैं, जबकि द गार्जियन ने उन्हें कल्पनाशील कहानीकार, एक विपुल लेखिका और प्रकाशन बाजार में एक नई शक्तिशाली हस्ती के रूप में वर्णित किया है। टोरंटो सन के वेन जेन्स ने भी इस बात से सहमति जताते हुए कहा, मेयर की सफलता एक और प्रवृत्ति को दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में बेस्ट सेलर सूचियों पर आमतौर पर युवा वयस्क फिक्शन के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली पुस्तकों का लगभग वर्चस्व, और उन्होंने कहा, हैरी पॉटर के नए रोमांच की अनुपस्थिति में किशोरों, फंतासी प्रेमियों और महिलाओं, बिक्री ज्यादातर महिलाओं को होती है, जो एक कुंवारे जेम्स डीन जैसे वैम्पायर के विचार से मोहित हो जाती हैं, ने मेयर को पवित्र प्रेम के लिए पसंदीदा लेखिका बना दिया। द टाइम्स के टाइमन स्मिथ ने उन्हें युवा वयस्क फिक्शन की सुपरस्टार के रूप में वर्णित किया है। मेयर को एमएसएन लाइफस्टाइल की 2008 की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक नामित किया गया था, जहां उन्हें साहित्यिक जगत की एक विलक्षण हस्ती के रूप में वर्णित किया गया था। उन्हें टाइम पत्रिका की 2008 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 39वें स्थान पर भी रखा गया था और उन्हें महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शामिल किया गया था, जिसमें लेखक लेव ग्रॉसमैन ने टिप्पणी की थी। शायद अमेरिकी अभी तक एक मॉर्मन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन वे एक मॉर्मन को वर्ष के सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यासकार के रूप में सम्मानित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वैनिटी फेयर की 2009 की टॉप 100 एंड इंफॉर्मेशन एज पावर्स की सूची में उन्हें 82वां स्थान मिला था। मेयर को ब्लू वाटर प्रोडक्शंस द्वारा प्रकाशित जीवनीपरक कॉमिक फीमेल फोर्स के एक अंक में चित्रित किया गया था, जो समाज और पॉप संस्कृति में प्रभावशाली महिलाओं का जश्न मनाती है। अमेज़न द्वारा प्रकाशित एक सूची के अनुसार मेयर दशक की दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली लेखिका थीं, जिन्हें जेके राउलिंग ने पीछे छोड़ दिया था। मेयर की सफलता के बावजूद उनके उपन्यासों की कड़ी आलोचना हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्वाइलाइट की मूल कहानी को आकर्षक और सम्मोहक बताया,
हालांकि समीक्षा में आगे कहा गया है, किताब में कई बार अति गंभीर और अनुभवहीन लेखन शैली झलकती है, जिससे पता चलता है कि मेयर ने दिखाने के बजाय बताने पर ज्यादा जोर दिया और एडवर्ड के आकर्षण और बेला के मोहक होने के संदर्भ जरूरत से ज्यादा थे। द गार्जियन के एक लेख में बेला के चरित्र की आलोचना करते हुए उसे उबले आलू के आकर्षण वाली एक अनाड़ी, स्वार्थी मूर्ख कहा गया और एडवर्ड को एक आदर्श सज्जन के रूप में चित्रित करने की आलोचना की गई, जो लगातार बेला की यौन इच्छाओं का विरोध करता है। एनपीआर ने उपन्यास की आलोचना करते हुए इसे अलंकृत भाषा के पीछे छिपा हुआ एक दोहरावदार झटका बताया। इसके अलावा उन्होंने कहानी को अरुचिकर और मुख्य पात्र को नापसंद करने योग्य पाया। एंटरटेनमेंट वीकली ने कहा कि ब्रेकिंग डॉन की कहानी कभी-कभी इतनी अराजक और बेतुकी थी कि मेयर ने दृष्टिकोण को जैकब ब्लैक की ओर मोड़ दिया, जिससे कथानक की अराजकता कुछ समय के लिए ही कम हुई। एंटरटेनमेंट वीकली ने कहा कि ब्रेकिंग डॉन की कहानी कभी-कभी इतनी अराजक और बेतुकी थी कि मेयर ने दृष्टिकोण को जैकब ब्लैक की ओर मोड़ दिया, जिससे कथानक की अराजकता कुछ समय के लिए ही कम हुई। उपन्यासकार ऑर्सन स्कॉट कार्ड, जो मेयर की तरह ही मॉर्मन है, ने कहा, दीप्तिमान स्पष्टता के साथ लिखती हैं। पाठक और उनके साझा सपने के बीच कभी बाधा नहीं बनती, वो वास्तविक हैं। न्यूज़वीक के साथ एक साक्षात्कार में लेखिका जोडी पिकॉल्ट ने कहा, स्टीफनी मेयर ने लोगों को किताबों का दीवाना बना दिया है और ये हम सभी के लिए अच्छा है। मेयर की तुलना जेके राउलिंग से करते हुए स्टीफन किंग ने कहा, असली अंतर यह है कि जो राउलिंग एक शानदार लेखिका हैं और स्टीफनी मेयर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लिख सकती, वो बहुत अच्छी नहीं है। किंग ने आगे कहा कि मेयर की किताबें पाठकों को इसलिए पसंद आती हैं क्योंकि उन किताबों में प्रेम और यौन संबंध के एक सुरक्षित मिलन को खोल रही हैं। अमेरिकी धार्मिक इतिहास की विद्वान जाना रीस की मेयर के उपन्यासों पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। कई बार उन्हें मेयर की रचनाओं को प्रभावित करने वाली मॉर्मन धर्मशास्त्र सुंदर और जटिल लगी। हालांकि उन्होंने मेयर को एक प्रतिभाशाली कहानीकार बताया, न कि एक प्रतिभाशाली लेखिका, और उनके उपन्यासों में कई तकनीकी खामियों का उल्लेख किया। इसके अलावा रीस ने मेयर की रचनाओं में मौजूद प्रतिगामी लैंगिक रूढ़ियों की आलोचना की। क्विल्यूट जनजाति में यह परंपरा है कि उनके पूर्वज भेड़ियों से मनुष्य में परिवर्तित हुए थे, लेकिन उपन्यास में क्विल्यूट जनजाति के अधिकांश विवरण गलत हैं। क्विल्यूट जनजाति ने पुस्तकों और फिल्मों में उनकी परंपराओं के उपयोग और उसके बाद के व्यापार को सांस्कृतिक चोरी बताया। प्रशंसक, मेयर ने ट्वाइलाइट उपन्यासों के युवा पाठकों के बीच लोकप्रियता हासिल की है, जिनकी कहानी वॉशिंगटन राज्य के ओलंपिक प्रायद्वीप पर स्थित फोर्क्स नामक छोटे शहर में घटित होती है। फोर्क्स को प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित करने का अवसर मिला है और यहाँ 13 सितंबर को स्टीफनी मेयर दिवस मनाया जाता है, जो बेला स्वान के जन्मदिन का दिन है। मेयर के प्रशंसक उनकी किताबों के किरदारों की वेशभूषा पहनते हैं, कहानियों से संबंधित काल्पनिक कहानियां लिखते हैं और पुस्तक हस्ताक्षर समारोहों में भाग लेते हैं। उनके कट्टर प्रशंसकों को ट्वीहार्ड्स के नाम से जाना जाता है। और टोटल हमें इस सीरीज़ की फ्रेंचाइजी के अंदर मूवीज़ की बात कर ले तो 5 मूवीज़ हमें देखने को मिल चुकी हैं, 5 सुपर डुपर हिट रही है। साथ ही साथ अब हमें 6ठा पार्ट इसका देखने को मिलने वाला है, जो कि वो भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, जिसके बारे में भी मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।